हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। 67th बीपीएससी प्री की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और इसी क्रम में मैं आपके सामने करंट अफेयर की एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ जो कि एक रिवीजन वीडियो होने जा रहा है। और मैं इसमें जुलाई 2022 से लेकर के नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर करूँगी। और चूँकि समय की कमी है इसलिए मुझे माफ़ करिएगा, मैं क्वेश्चंस को टाइप और प्रिंट नहीं कर पा रही हूँ। मैं वर्बली बोलती जाऊँगी और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं यहीं पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखती जाऊँगी। और यदि इस सीरीज़ के जो आपने सारे क्वेश्चंस 100% अटेम्प्ट कर लिए, इसका मतलब आपकी करंट अफेयर की तैयारी एकदम अच्छी है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मैं केवल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें ही डील करूँगी। तो बिना विलंब किए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं, ये नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट को मैं कवर करूंगी और हम पहले जुलाई 2022 से नवंबर 2021 तक का कर लेते हैं और इसके बाद मैं अगस्त 2022 के लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। चलिए बिना विलंब के हम लोग शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे ये जुलाई 29 को मनाया गया। 29 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल टाइगर डे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होती है? इंपॉर्टेंट इसकी थीम होती है। तो थीम क्या थी? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट थीम हो सकती है। दूसरी चीज़ है सुशोभन बनर्जी। ये कौन थे? इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये बंगाल के 1 रुपी डॉक्टर थे। ये 1 रुपया लेकर के गरीबों की और जो ज़रूरतमंद होते थे उनका इलाज करते थे। तो सुशोभन बनर्जी ये बिलोंग करते हैं बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, और इन्हें 1 रुपी डॉक्टर कहा जाता है। और डेविड ट्रिम्बल ये कौन थे? इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है। ये नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें मिला था 1998 में। ये थे कहाँ के? डेविड ट्रिम्बल नॉर्दर्न आयरलैंड से बिलोंग करते थे और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 1998 में मिला था। ओके, अच्छा, अभी हमारी जो इनोवेशन इंडेक्स इंडिया की रिलीज़ हुई है 2021, उसके हिसाब से हम इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना % अपने जीडीपी का स्पेंड करता है? एक बार प्रश्न फिर से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो अभी इंडिया में रिलीज़ हुई है, उसके हिसाब से इंडिया अपनी जीडीपी का कितना % रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है? तो इंडिया मात्र 0.7% जो है अपनी जीडीपी का वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है। और ये जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ, 0.7% हमने स्पेंड किया R&D पे ऑफ इट्स जीडीपी इन 2017 टू 2018, 2017-2018 में हमने इतना स्पेंड किया। ग्लोबल एवरेज कितना है? ग्लोबल एवरेज 1.8% है। मतलब आमतौर पे जो ग्लोबल एवरेज देखेंगे तो 1.8% जीडीपी का अन्य देश व्यय करते हैं R&D पे, और R&D पे मैक्सिमम कौन करता है? ये इजराइल करता है। 4.5% ऑफ जीडीपी ऑन R&D इजराइल जो है वो स्पेंड करता है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउथ कोरिया एक वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बना रहा है। कहाँ बना रहा है? ये बना रहा है बुसान में। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस बार का उबर कप किसने जीता है। तो उबर कप मैं बता देती हूँ, विमेंस का जो बैडमिंटन है वो उबर कप उसमें मिलता है। और साउथ कोरिया के बारे में एक और बात बता दूं कि फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसने नाटो का साइबर डिफेंस यूनिट ज्वाइन किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साउथ कोरिया इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने अभी नाटो की साइबर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन किया है। अच्छा, हमारे बिहार का एक डेवलपमेंट है, नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी इनॉग्रेट किया JP गंगा पथ पटना में। उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 20.5 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? ये दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक है। आगे चलिए, आपको पता है कॉमनवेल्थ जो है कंट्रीज़ उसमें कितने मेंबर्स हैं? तो उसमें अब हो गए हैं 56 मेंबर्स। तो गैबॉन जो कंट्री है वो उसका 55वां और टोगो 56वां मेंबर बना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, कॉमनवेल्थ में अब टोटल 56 मेंबर, 56 मेंबर्स हो गए हैं। गैबॉन इज़ द 55th एंड टोगो इज़ द 56 टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसका एक नया एयर स्क्वाड्रन अभी इस्टेब्लिश किया गया है। आपको मैं 3 बता देती हूँ जो कि हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 830 जो एयर स्क्वाड्रन है इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो कहाँ पे कमीशन किया गया? वो भुवनेश्वर में है। 830 भुवनेश्वर में है, 840 चेन्नई में है और 845 कोच्चि केरल में है। ओके, आगे चलिए। समता न्याय केंद्र क्या है? समता न्याय केंद्र चंडीगढ़ में खोला गया है और ये ट्रांसजेंडर्स के लिए है ताकि उन्हें लीगल सर्विसेज मिल सकें। तो समता न्याय केंद्र इट्स अ लीगल सर्विस क्लिनिक और ये चंडीगढ़ में खोला गया है फॉर ट्रांसजेंडर्स। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 106,
106 इज ओके, सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने इसमें मैं सब कर दिया कम्प्लीटली, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं बोलती ही चलती हूँ। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2021 है उसमें इंडिया की रैंक 101 है। 116 कंट्री में हम 101वें नंबर पे आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इशू कौन करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो इशू करता है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, ये दो संस्थाएं हैं मिलकर के करती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये आयरलैंड की संस्था है और वेल्थ हंगर हेल्थ ये जो है जर्मनी की संस्था है। ये दोनों मिलकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करते हैं और हमारे इंडिया की रैंक है 101। आगे चलते हैं। ओके, तो दूसरे भारतीय कौन बने हैं जिसने वर्ल्ड एथलेटिक्स में कोई मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा इज द सेकंड इंडियन टू विन अ मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022। वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 हुआ कहाँ? ये ओरेगांव यूएसए में हुआ। और पहला इंडियन कौन था ऐसा करने वाला? फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स इज द अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को लॉन्ग जंप में मेडल मिला था और ये जो प्रतियोगिता हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 ये ओरेगांव यूएसए में हुई थी और यूएसए ही इसमें नंबर 1 आया और इंडिया की रैंक 33, इंडिया की रैंक 33। ओके, बिम्स्टेक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कहाँ खोला गया? बिम्स्टेक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कोलंबो श्रीलंका में खोला गया। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में और बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं। आगे चलिए, फ्रांस ने एक अकॉर्ड साइन किया है जिसका नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड। तो फ्रांस का जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो क्या है? वो ये है कि पीसफुल कोऑपरेशन इन आउटर स्पेस। ठीक है, तो पीसफुल कोऑपरेशन अंतरिक्ष के लिए ये आर्टेमिस अकॉर्ड है और फ्रांस ने इसे साइन किया है और ये जो अकॉर्ड है वो नासा के द्वारा बनाया गया है। इंडिया अभी इसे साइन नहीं किया है। ओके, आगे चलिए। सकुराजीमा वोल्केनो ये न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है? सकुराजीमा वोल्केनो जापान में है और ये भी हाल ही में न्यूज़ में था। प्राइम मिनिस्टर कुवैत के कौन बने हैं? शेख मोहम्मद सबाह अल सलेम। शेख मोहम्मद सबाह अल सलेम ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोली गई है असम में, इसका क्या नाम है? बराक भुवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बराक भुवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ रिसेंटली ओपन इन आसाम। ओके, अच्छा, आपको पता है अभी हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए 2022 कहाँ हुए? कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। इंडियन फ्लैग बेयरर कौन था? कॉमनवेल्थ गेम की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें इंडियन फ्लैग बेयरर कौन था? वो मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु जी। तो मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी टीम के कैप्टन है और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर। ओके, अच्छा, राजस्थान ने तेलंगाना के साथ एक MOU साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग राजस्थान ने तेलंगाना के साथ साइन की है टू सेट फर्स्ट एवर ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक। तो राजस्थान चाहता है कि जैसे तेलंगाना में सारी महिलाएं कोऑपरेटिव बैंक मिलकर के चलाती हैं, ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर इन तेलंगाना, तो राजस्थान भी उसी तरह की पहल शुरू करना चाहता है अपने यहाँ और उस बैंक को नाम दिया गया है राजस्थान महिला निधि। तेलंगाना में ऑलरेडी चलता है, उसका नाम है तेलंगाना स्त्री निधि। चीफ इकोनॉमिस्ट अभी वर्ल्ड बैंक के कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन है। इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड ही इज नॉट द फर्स्ट इंडियन टू डू सो द सेकंड इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो अभी बने हैं इंद्रमीत गिल वो इंडियन हैं और ये पहले भारतीय नहीं हैं। एक पहले जो भारतीय थे वो कौशिक बसु, वो पहले ही चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक बन चुके हैं। अच्छा, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहेगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में? हमारे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहने वाली है? अकॉर्डिंग टू IMF की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है इसने अब 7.4% कर दी है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले 8.2% थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आती है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बिल्कुल मिसअप आपको नहीं करना है। आगे चलिए, दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है? दीनदयाल स्पर्श योजना पोस्ट डिपार्टमेंट की योजना है और पोस्ट डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। दीनदयाल स्पर्श योजना ये योजना है कि जो बच्चे स्टैंप कलेक्ट करते हैं उनको स्कॉलरशिप दे करके प्रमोट किया जाए स्टैंप कलेक्शन एज अ हॉबी।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कर्माझीरी। कर्माझीरी एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। कहाँ पे है ये कर्माझीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अभी खुली है मध्य प्रदेश में। और टॉप एफडीआई सोर्स क्या रहा इंडिया के लिए इन फिनेंशियल ईयर 2021-22 में? तो जो एफडीआई सोर्स रहा हमारे लिए इंडिया के लिए इस फिस्कल ईयर 21-22 में वो रहा सिंगापुर। सिंगापुर से हमें सबसे ज़्यादा एफडीआई आई 27%। सेकंड नंबर पे रहा यूएसए और थर्ड नंबर पे रहा मॉरिशस। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई 21-22 फिस्कल ईयर में हमें सिंगापुर से मिली, दूसरे नंबर पर यूएसए से और तीसरे नंबर पर मॉरिशस से मिली। अगली बात, मैक्सिमम एफडीआई हमें किस सेक्टर में मिली? मैक्सिमम एफडीआई हमें मिली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में मिली। दूसरा जो सेक्टर था सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करने वाला वो था सर्विस सेक्टर। और कर्नाटका ऐसा स्टेट था जिसने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करी। महाराष्ट्र सेकंड स्टेट था जिसको ज़्यादा एफडीआई मिली और दिल्ली तीसरा था। तो कर्नाटका इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग मैक्सिमम एफडीआई, कर्नाटका, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड इज़ द दिल्ली। और इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है जब हम होल वर्ल्ड की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग एफडीआई। एफडीआई द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि पीएम दक्ष योजना क्या है। तो पीएम दक्ष योजना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। ये इसमें स्किल दी जाएगी एससी, एसटी, ओबीसी और अदर जो पिछड़े कैटेगरी के लोग हैं। और इसमें ये एम रखा गया है कि 2.7 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा। तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ, पीएम दक्ष योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। ओके। और उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक अवार्ड दिया था सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। ये किसे दिया गया था? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड ये व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया था जो कि यूक्रेन के हेड थे, उस हेड हैं आई मीन। और ये ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे उन्होंने दिया था। हाँ, ओके, आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं। तो एक डिजीवाणी कॉल सेंटर खोला गया है। ये किसने खोला है? ये नेस्कॉम और गूगल ने मिलकर के खोला है डिजीवाणी कॉल सेंटर। और ये किस लिए खोला गया है? तो इसलिए खोला गया है कि जो हमारे विमेन फार्मर्स हैं उन्हें हेल्प करने के लिए इन देयर बिजनेस। और नेस्कॉम के जो हेड हैं वो कृष्णन रामानुजन हैं। और मुझे खुशी हो रही है चूँकि मैं खुद भी आईआईटी मद्रास से पढ़ी हूँ। तो आईआईटी मद्रास इज़ द ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग जो अभी रिलीज़ हुई है उसके हिसाब से। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 7वीं थी इस बार की, उसके हिसाब से ओवरऑल कैटेगरी में बेस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास है। और बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अगेन आईआईटी मद्रास है, बेस्ट मैनेजमेंट इज़ IIM अहमदाबाद। इतनी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक यू जस्ट रिमेंबर कि ओवरऑल बेस्ट कौन सा है, तो आईआईटी मद्रास है। हाँ, अच्छा, आगे चलते हैं। अभी नामसाई डिक्लेरेशन अभी हाल ही में चर्चा में था। ये क्या है? नामसाई डिक्लेरेशन असम और अरुणाचल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको सेटल करने के लिए किया गया है। और नामसाई जो है अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसी के हिसाब से इसका नाम नामसाई डिक्लेरेशन पड़ा। INS सिंधुध्वज अभी ही हाल में चर्चा में था। ये क्या है? INS सिंधुध्वज को डिकमीशन किया गया है और ये एक सबमरीन थी। INS सिंधुध्वज को डिकमीशन किया गया है और ये एक सबमरीन थी। वर्क फ्रॉम होम को किसने अभी लीगल राइट दिया है? वर्क फ्रॉम होम इज अ लीगल राइट इन नीदरलैंड। नीदरलैंड की सरकार ने घोषणा की है कि वर्क फ्रॉम होम इज अ लीगल राइट। ओके, हमारा एक 2022 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हुआ था, अभी मैंने चर्चा की कुछ देर पहले कि वो ओरेगांव USA में हुआ था। और 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स कहाँ होगा? 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स टोक्यो में होगा। अच्छा, हम अफ्रीकन चीता ला रहे हैं कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मोदी जी ने भी एक स्प्रिंट चैलेंज इनॉग्रेट किया था। ये स्प्रिंट चैलेंज किससे रिलेटेड है? तो जो ये स्प्रिंट चैलेंज है वो रिलेटेड है यूजेस ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इन इंडियन नेवी। तो हम स्वदेशी अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका इंडियन नेवी में यूज़ करें, इसके लिए स्प्रिंट चैलेंज मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया है। गूगल ने अभी बर्थडे एक डूडल बना करके सेलिब्रेट किया बालामणि अम्मा का। ये बालामणि अम्मा कौन है? ये एक फेमस मलयाली पोएट हैं।
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है नमस्ते स्कीम। तो नमस्ते स्कीम है क्या? नमस्ते स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल है कि जिसमें हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोका जाए। जैसे सीवर वगैरह को साफ करने के लिए आदमी को घुसाया जाता है, तो वैसा ना हो, उसके लिए नमस्ते स्कीम लाई गई है। और नमस्ते स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइजिंग सैनिटेशन इकोसिस्टम। और नमस्ते स्कीम ला कौन रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्ते स्कीम ला रहा है 3 मिनिस्ट्री मिलकर के। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ध्यान रखिए, नमस्ते स्कीम 3 मिनिस्ट्री मिलकर के ला रहे हैं, जल शक्ति, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसने अपना पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिश किया है नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे किया है ये किया है सिक्किम में। एक बार फिर से कर देती हूँ रिपीट कि ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अपना पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल नॉर्थ ईस्ट में खोला है, सिक्किम में खोला है। अच्छा, आगे आइए। एक स्वनिर्भर नारी स्कीम है। कहाँ की स्कीम है ये? स्वनिर्भर नारी स्कीम है असम की, और ये एम्पावर करेगी जो उनके देशी जो इंडिजिनियस बुनकर हैं उनको उस स्टेट में असम की गवर्नमेंट स्वनिर्भर नारी के अंतर्गत उन्हें प्रमोट करेगी। MSP कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं संजय अग्रवाल जी। ओके, अच्छा, हमने जुडिशियल कॉर्पोरेशन एक MOU अभी साइन किया है। किसके साथ किया है? इंडिया ने वो मालदीव के साथ में साइन किया है। और कौन सा स्टेट है जो टॉप किया है, जिसने अपना फंड सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? तो तमिलनाडु इज़ द टॉप स्टेट इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अंडर स्मार्ट सिटी स्कीम। अच्छा, हत्ती ट्राइबल जो है, हत्ती ट्राइबल ये शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हत्ती ट्राइब जो है वो हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट अभी बने हैं सैफ अहमद। ये इजिप्ट से हैं, ये ध्यान रखिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं सैफ अहमद, जो कि इजिप्ट से हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लुज़ान में आता है। ओके, और आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि 15th प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के कौन बने हैं? प्रेसिडेंट तो रानिल विक्रमसिंघे सभी लोग जानते हैं, लेकिन 15वें प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के कौन बने हैं? उनका नाम D से शुरू होता है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया 2 जुलाई को, जिसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स मीन्स सहकारिता, तो उसकी थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। अच्छा, रैंप स्कीम क्या है? रैंप स्कीम किससे रिलेटेड है? रैंप स्कीम हमारे MSME सेक्टर से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ठीक है। और रैंप स्कीम हमारी जो शुरू की गई है वो UK सिन्हा कमेटी के कहने पे शुरू हुई है। और रैंप स्कीम को फंड कौन कर रहा है? रैंप स्कीम को बेसिकली वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। ये $808 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें से कि $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक दे रहा है, बाकी का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी स्पेंड। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं बताती हूँ, हाँ, एक अभी जैसे मैंने चर्चा की 2022 का कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जिसको चुगैम बोलते हैं, 2022 का कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये कहाँ पे हुई? ये रवांडा में हुई, और रवांडा की राजधानी किगाली है। वहाँ पे एक लिविंग लैंड चार्टर अनाउंस किया गया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लिविंग लैंड चार्टर कहाँ अनाउंस किया गया? तो ये कॉमनवेल्थ 2022 की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में रिलीज़ किया गया है। और इस बार की थीम क्या थी? इसकी कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की थीम थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। तो चुगैम 2022 की जो थीम थी वो थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। अच्छा, लिविंग लैंड चार्टर जो यहाँ पे रिलीज किया गया कॉमनवेल्थ मीटिंग में, उसमें यह था कि हमें अपना लैंड डिग्रेडेशन रोकना है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। और इंडिया का क्या एम है? 2030 तक का एम है कि हम अपनी 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन खराब होने से बचा लेंगे। एक और बात मैं बताती चलती हूँ, 2021 से 2030 मीन्स 21 to 2030 that has been declared as a UN decades on ecosystem restoration। 2021 से 2030 का ये जो 10 साल है उसे UN decades
ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन घोषित किया गया है। आगे चलिए, काशी यात्रा स्कीम किस सरकार की स्कीम है? काशी यात्रा स्कीम कर्नाटक गवर्नमेंट की है। इसमें क्या है कि वो 30,000 लोगों को 5-5 हज़ार रुपए देंगे काशी यात्रा करने के लिए। हाँ, ओके। 17th प्रेसिडेंट फिलीपींस के कौन बने हैं? नंबर भी ध्यान रखिए कि फिलीपींस के 17th प्रेसिडेंट कौन बने हैं। उनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 17th प्रेसिडेंट बने हैं फिलीपींस के, और इन्हें बोंग बोंग नाम से भी जाना जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है फिलीपींस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जो फिलीपींस की बनी है वो बनी है सारा दुतर्ते। अगर आपको मैं नाम टाइप करना चाहूँ तो इनका नाम है सारा दुतर्ते। इट्स हर नेम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। अच्छा, आगे चलते हैं। वर्ल्ड अर्बन फोरम की मीटिंग हुई, ये 11वां सेशन था इनका। ये कहाँ पे हुई? ये पोलैंड में एक शहर है काटोविस। पोलैंड में एक शहर है काटोविस, वहाँ पे 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हुआ। और मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया बॉश का फर्स्ट स्मार्ट कैंपस, जिसका नाम spark.next है। कहाँ पे? ये है बेंगलोर में। ओके। और मैं बता दूं कि 14वें प्राइम मिनिस्टर इजराइल के बने हैं, उनका नाम है याइर लैपिड। और 2022 की नाटो समिट कहाँ पे हुई? ये स्पेन में हुई, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई। नाटो में 30 मेंबर हैं और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ओके। 6th समिट ऑफ हेड्स ऑफ कैस्पियन स्टेट, ये कहाँ पे हुई? तो जो 6ठी समिट थी हेड्स ऑफ कैस्पियन स्टेट, वो अशगाबाद में हुई। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और जो कैस्पियन स्टेट है उसे कितने कंट्रीज हैं जो बॉर्डर टच करते हैं? तो मैं बता दूं कि 5 कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी का बॉर्डर टच करते हैं। उनका नाम है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया एंड अजरबैजान। ये 5 स्टेट हैं जो कि कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर टच करते हैं। ऑपरेशन नार्कोस क्या है? ऑपरेशन नार्कोस जो है वो आरपीएफ की एक पहल है, जिसके थ्रू वो स्मगलिंग और ड्रग्स जो रेल के थ्रू होता है उसको रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। माइका क्या है? यूरोपियन यूनियन ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है फॉर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। तो यूरोपियन यूनियन ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री बनाया है, दैट इज नोन एज माइका। माइका मतलब है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। ओके, तो इसका क्या मतलब है? ये है माइका, बेसिकली MICA। ठीक है, ये दिया है किसने? ये दिया है EU ने। ओके, तो माइका मतलब मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, और इसे बनाया है यूरोपियन यूनियन ने। ओके, आगे चलते हैं। अभी प्रेसिडेंट जो बने हैं FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके प्रेसिडेंट बने हैं T राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। प्रोजेक्ट बंधन क्या है? प्रोजेक्ट बंधन जो है वो हमारे कॉटन में कीड़े लग जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए पहल है प्रोजेक्ट बंधन टू टैकल पिंक बॉल वॉर्म इन कॉटन। ओके, इंडियन आर्मी ने अपना एक जो अभ्यास है वो करती है सुरक्षा मंथन। वो कहाँ पे हुआ? तो इंडियन आर्मी का जो सुरक्षा मंथन 2022 का है वो राजस्थान जोधपुर में हुआ। नारी को नमन किसकी योजना है? नारी को नमन हिमाचल प्रदेश की योजना है, जो कि गवर्नमेंट बसेस में उन्हें 50% किराए में छूट दी जाएगी। और ओके, आगे चलते हैं हम। और परीक्षा संगम में 2 चीजें बोलने जा रही हूँ। परीक्षा संगम और अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2 अलग अलग चीजें हैं। परीक्षा संगम CBSE का पोर्टल है। ओके, परीक्षा संगम CBSE का पोर्टल है। CBSE का चेयरमैन कौन है? CBSE का चेयरमैन अभी निधि छब्बर जी हैं। और अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये एक 3 दिन का एक सम्मेलन हुआ था जो कि मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। कहाँ पे हुआ था? ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम बनारस में हुआ था। आर्यभट्ट 1 ये एक चिप है, एनालॉग चिपसेट है, जिसे IISc बैंगलोर ने डेवलप किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये काम करती है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग और कुछ चीजें देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोगों ने 11 जुलाई को मनाया, और उसकी थीम क्या थी इस बार? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमने 11 जुलाई को मनाया, उसकी थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमने 11 जुलाई को मनाया, उसकी थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स।
अच्छा, एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर इनामुल हक, उनका देहांत हो गया, वो पद्मश्री अवार्डी थे। तो डॉक्टर इनामुल हक वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। एक और बहुत जाने माने व्यक्ति थे बीके सिंगल जी, जिन्हें हम भारत में इंटरनेट का जनक मानते हैं, कम्युनिकेशन मैन कहा जाता है, और वो हमारे विदेश संचार निगम के फॉर्मर चेयरमैन थे। उनका देहांत हो गया, बीके सिंगल। आगे चलते हैं। एसएसआई क्या है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव है, जो कि किसके द्वारा शुरू की गई है? गूगल के द्वारा शुरू की गई है। और ये स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं छोटे शहरों में जो बेस्ड हैं, ऐसे 10,000 स्टार्टअप्स को गूगल हेल्प करेगी। तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? इस इनिशिएटिव का नाम है स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। ओके, आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की फिर से मैं बात कर लेती हूँ। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुए कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट पैरी द बुल था। पहले नंबर पे कौन रहा? पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा, फोर्थ पे इंडिया रहा। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? टोटल इंडिया ने 61 मेडल जीते, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। सबसे ज़्यादा इंडिया को रेसलिंग में मेडल मिला। ठीक है, आपको इतना सब पता है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा ये बताइए कमेंट बॉक्स में। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम, चलिए मैं बता देती हूँ, विक्टोरिया में होगा। अब ये बताइए विक्टोरिया कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उनकी स्मृति में एक अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि न्यू दिल्ली में है, के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा, शुरू किया गया है। अच्छा, इंडियन शेरपा कौन है? हमारे G20 ग्रुपिंग के। तो जैसे आपको पता है कि 2022 का जो G20 है, वो G20 जो समिट है वो इंडोनेशिया में होने वाली है, और 2023 का इंडिया में होगी। तो जो 2023 का इंडिया में होगी, उसके लिए शेरपा फॉर G20 ग्रुपिंग कौन बना है? उसके ग्रुपिंग के जो शेरपा हैं वो है अमिताभ कांत, मतलब वो सारी चीज़ों की देखभाल करेंगे एज अ हेड। आगे चलते हैं। और मिशन वात्सल्य, आजकल ये बहुत स्कीम पूछी जाती है बीपीएससी में। तो मिशन वात्सल्य किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें ऐसा है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर खर्चा करेंगे, तो सेंटर 60% और स्टेट 40% करेगा। लेकिन जो छोटे राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स हैं, उसमें 90% सेंटर देगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा होगा। ओके, और इसके बाद हम चलते हैं। अभी हमारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं आर.के. गुप्ता जी। थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी। और जो हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अनूप चंद्र पांडे जी, और एक जगह वैकेंट है। ओके, आगे चलते हैं हम। और महतारी न्याय रथ, तो महतारी न्याय रथ ये किसने शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पहल है, उनका इनिशिएटिव है ये, जो कि अवेयरनेस फैलाएगी महिलाओं में। तो महतारी न्याय रथ छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके, 44वां चेस ओलंपियाड 2022 का महाबलीपुरम में हुआ। 45th चेस ओलंपियाड कहाँ पे होगा? तो जो 44th चेस ओलंपियाड 2022 का महाबलीपुरम में हुआ, उसका मस्कट था थम्बी। और 45th थम्बी मतलब होता है छोटा भाई, तो ये मस्कट का नाम था। और 45th चेस ओलंपियाड जो होगा वो 2024 में होगा और हंगरी में होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 45th चेस ओलंपियाड 2024 में हंगरी में होगा। आगे चलिए। और नेशनल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022 की कहाँ पे हुई? नेशनल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022 की सूरत गुजरात में हुई है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि गंगा के दोनों किनारे से 5-5 किलोमीटर पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ओके, फिट फॉर 55 ये क्या है? फिट फॉर 55 यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया है, और जिसमें वो ये चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो हम 55% तक कम कर दें बाई 2030। 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन 55% तक कम करना है। इसी का नाम है फिट फॉर 55, और ये यूरोपियन यूनियन द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट है, और जिसका नाम है कुशॉक बाकुला रिम्पुची एयरपोर्ट। अगर ऑप्शन में ये देखें तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कुशॉक बाकुला रिम्पुची एयरपोर्ट है, जो कि लेह एयरपोर्ट है। अच्छा, अभी आप सभी ने देखा होगा न्यूज़ में और समाचार पत्रों में, जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है, उसने एक बहुत सुंदर सी गैलेक्सी का पिक्चर रिलीज़ किया था। फर्स्ट इमेज कैप्चर की थी उसने। तो ये जो गैलेक्सी, जिस समूह का उसने गैलेक्सी ग्रुप
जिसने लिया था पिक्चर, उस गैलेक्सी समूह का नाम क्या है जिसकी फ़ोटो जेम्स वेब ने ली थी? उसका नाम है स्मैक्स 0723। बेटर है कि मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ। इसका नाम है स्मैक्स 0723। तो ये उस गैलेक्सी का नाम है जिसकी फ़ोटो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ली है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट आ चुकी है। 2022 के इंडिया की रैंक है 135। इंडिया की रैंक आई है इसमें 135 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और इसे इशू कौन करता है? इसे इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें नंबर 1 कौन रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री है आइसलैंड, और फिनलैंड है सेकेंड। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है 146। सहभागिता स्कीम किसने शुरू की है? ये है दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम। ओके, एक और अंतिम क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, साउथ इंडिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, तो आप बोलेंगे कलोल गुजरात में लगा है, इफको ने लगाया है। लेकिन अगर पूछा जाए साउथ इंडिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो वो लगाया गया कर्नाटका बेंगलोर में। और इसी के साथ मैं ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर ख़त्म करती हूँ, और हम कल मिलेंगे जिसमें मैं आपको कवर करूँगी जून का। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।